आज हमारे पास कुर्रतुल-ऐन हैदर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास अग्नि परीक्षा पर कुछ नोट्स हैं। जब हम 1947 के विभाजन के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में सरहदें, सियासत, हिंसा यही सब आता है। लेकिन कुछ कहानियां इन सब से आगे जाकर उस दौर में जी रहे इंसानों के अंदर की उथल-पुथल को पकड़ती हैं। और ये उपन्यास उन्हीं में से एक है। और शायद इसीलिए ये आज भी इतना प्रासंगिक है। ये सिर्फ 1947 की कहानी नहीं है। कुर्रतुल-ऐन हैदर, जिन्हें लोग प्यार से एनी आपा भी कहते थे, वो सिर्फ एक इतिहासकार की तरह घटनाओं को नहीं देख रही थीं। वो एक मनोवैज्ञानिक की तरह थी। यूं समझिए कि वो उस दौर की आत्मा का एक्सरे कर रही थी। आत्मा का एक्सरे, ये बहुत दिलचस्प तरीका है इसे देखने का। वो पूछ रही थी कि जब एक मुल्क टूटता है तो एक इंसान के अंदर क्या क्या टूटता है, उसकी पहचान, उसके रिश्ते, उसका पूरा नजरिया। हाँ बिल्कुल, उसका पूरी दुनिया को देखने का नजरिया कैसे बदल जाता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि विभाजन, सामाजिक बदलाव और एक औरत की अपनी पहचान की तलाश को समझने के लिए ये किताब इतनी जरूरी क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी के केंद्र में जो महिला पात्र है वो उस और के हिसाब से काफी अलग है ना? हाँ बिल्कुल। मतलब वो कोई चुपचाप सब कुछ सहने वाला किरदार नहीं है। नहीं, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। वो पढ़ी लिखी है, संवेदनशील है और सबसे जरूरी, वो सवाल करती है। वो सिर्फ अपने आसपास की दुनिया पर सवाल नहीं उठाती, बल्कि अपने खुद के अस्तित्व पर भी सवाल करती है। अच्छा। एक ऐसे समय में जब ज्यादातर महिलाओं की पहचान उनके पिता से, पति से या बेटे से होती थी, वो पूछ रही है, मैं कौन हूँ? और ये सवाल उस वक्त के माहौल में मतलब और भी ज्यादा विस्फोटक हो जाता होगा। एक तरफ देश की पहचान को लेकर इतना बड़ा संकट चल रहा है और दूसरे तरफ वो अपनी व्यक्तिगत पहचान का संकट झेल रही है। क्या इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन है? बहुत गहरा कनेक्शन है। असल में लेखिका ने बहुत खूबसूरती से उस किरदार की अंदरूनी दुनिया को बाहर की दुनिया का आईना बना दिया है। जैसे बाहर देश का बंटवारा हो रहा है, ठीक वैसे ही उसके अंदर भी एक बंटवारा चल रहा है। एक तरफ वो परंपराएं हैं जिनमें वो पली बड़ी है, और दूसरी तरफ उसकी अपनी आजाद ख्वाहिशें हैं, उसकी आधुनिक सोच है। तो उसकी व्यक्तिगत यात्रा। हाँ, उसकी व्यक्तिगत यात्रा उस दौर के पूरे समाज की जो ज़हनी कश्मकश थी, उसका एक छोटा सा मॉडल बन जाती है। मतलब एक इंसान की कहानी के जरिए एक पूरे युग की कहानी कहना, ये बात मुझे हमेशा कमाल की लगती है। तो उपन्यास सिर्फ विभाजन से हुए नुकसान, जैसे घर छूटना या रिश्ते टूटना, वहीं तक सीमित नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरे असर की बात करता है। अच्छा। देखिए, विभाजन पर बहुत कुछ लिखा गया है। ज्यादातर साहित्य भौतिक विस्थापन और हिंसा के दर्द को दिखाता है, लेकिन हैदर का कमाल ये है कि वो कल्चरल डिस्प्लेसमेंट की बात करती हैं, मतलब तहजीब के उजड़ने की बात करती हैं। तहजीब का उजड़ना? हाँ, वो उस मिलीजुली संस्कृति, उस गंगा जमुनी तहजीब के टूटने का मातम करती हैं, जो सदियों से इस उपमहाद्वीप की पहचान थी। ये उपन्यास सिर्फ जमीन के बंटवारे का नहीं है, बल्कि यादों, भाषा और एक साझे अतीत के बंटवारे का एक दर्दनाक दस्तावेज है। ये एक बहुत अहम नुक्ता है, क्योंकि वो नुकसान शायद जमीन छिन जाने से भी बड़ा है। हाँ। वो तो एक पूरी जीवन शैली, एक पूरे नजरिए का खत्म हो जाना है। हाँ, और आपको पता है, कुर्रतुल-ऐन हैदर खुद एक ऐसे परिवार से थी जो इसी मिलीजुली संस्कृति का प्रतीक था। उन्होंने इस उथल पुथल को सिर्फ देखा नहीं था, उन्होंने इसे जिया था। वो जानती थी कि जब लोग कहते हैं हम और वो, तो इसका मतलब सिर्फ दो अलग देश नहीं होता। इसका मतलब होता है कि आपके पड़ोसी, जिनके साथ आपने होली और ईद मनाई है, वो अचानक पराये हो गए। शायद इसीलिए उनकी लेखनी में वो कच्ची असली पीड़ा महसूस होती है। तो ये जो सांस्कृतिक और भावनात्मक टूट-फूट हुई, इसने समाज के पुराने ढांचे को भी हिलाकर रख दिया होगा, और शायद यहीं से वो आधुनिकता और परंपरा के बीच का टकराव और तेज हो गया होगा। बिल्कुल, विभाजन एक तरह का कैटलिस्ट था, उत्प्रेरक। उसने लोगों को अपनी जड़ों से उखाड़कर एक नई जमीन पर फेंक दिया, जहां उन्हें सब कुछ नए सिरे से बनाना था। सही बात है। और जब आप कुछ नया बनाते हैं, तो पुराने और नए में टकराव होना वो तो लाजमी है ना। एक तरफ वो पुरानी मान्यताएं थीं और दूसरी तरफ आजादी के बाद की नई उम्मीदें, बराबरी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नए विचार थे। और मुझे लगता है कि ये टकराव सबसे ज्यादा महिलाओं के जीवन में महसूस किया गया होगा। हाँ, क्योंकि अक्सर समाज के नियम और परंपराओं का बोझ सबसे ज्यादा उन्हीं पर होता है। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है,
क्योंकि जहां मर्दों के लिए विभाजन पहचान और रोजी रोटी का संकट था, वहीं महिलाओं के लिए ये दोहरा संकट था, एक बाहरी और एक भीतरी। अच्छा, दोहरा संकट। जी, उनकी लड़ाई सिर्फ देश की सरहदों से नहीं थी, घर की दहलीज से भी थी। बाहर की दुनिया तो बदल ही रही थी, लेकिन घर के अंदर की दुनिया उन्हें अब भी उन्हीं पुरानी भूमिकाओं में बांधकर रखना चाहती थी। एक अच्छी बेटी, एक आज्ञाकारी पत्नी, एक समर्पित माँ। बिल्कुल। तो वो एक साथ दो मोर्चों पर लड़ रही थीं। एक तरफ एक बिखरते हुए देश में अपने वजूद को बचाने की लड़ाई, और दूसरी तरफ घर के अंदर अपनी पहचान बनाने की लड़ाई। ये तो सच में एक अग्नि परीक्षा जैसा ही लगता है। और यहीं हम उपन्यास के शीर्षक पर पहुंचते हैं, अग्नि परीक्षा। ये शब्द लेखिका ने बहुत सोच समझ कर चुना है। इसका संदर्भ सिर्फ सीता की पौराणिक अग्नि परीक्षा से नहीं। यहाँ अग्नि का मतलब है समाज की उम्मीदों और व्यक्तिगत आकांक्षाओं के बीच का टकराव। ये वो आग है जिसमें एक औरत को ये साबित करना है कि वो समाज की बनाई लक्ष्मण रेखा के अंदर रहेगी या अपनी आत्मा की पुकार सुनकर उसे लांघने की हिम्मत करेगी। तो ये सिर्फ समाज द्वारा ली गई परीक्षा नहीं है, बल्कि एक तरह से खुद की नजरों में खुद को साबित करने की भी परीक्षा है। बिल्कुल। अपनी पहचान को लेकर जो अंदरूनी कश्मकश है, शायद वही असली आग है। बिल्कुल। ये सवाल का सामना करना है कि क्या मैं समाज के लिए जीऊं या अपने लिए, और इस सवाल का जवाब ढूंढना ही उनकी अग्नि परीक्षा है। ये एक ऐसी आग है जिसमें जलकर या तो इंसान राख हो जाता है या कुंदन बनकर निकलता है। और इस उपन्यास की नायिका इसी आग से गुजर रही है। उसका हर फैसला, चाहे वो प्यार के बारे में हो या करियर के बारे में हो या सिर्फ अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने के बारे में हो, वो उसे इस आग के और करीब ले जाता है। इतनी गहरी और जटिल भावनाओं को, इस अंदरूनी कश्मकश को शब्दों में उतारना बहुत मुश्किल रहा होगा। तो ये जो खास अंदाजे बयां है, इसके पीछे लेखिका का क्या मकसद रहा होगा? उनकी लिखने की शैली के बारे में क्या खास है? उनकी शैली उनकी सबसे बड़ी पहचान है। वो सीधी सपाट कहानी नहीं कहती। उनकी भाषा काव्यात्मक है, उसमें एक ठहराव है, एक संगीत है। लेकिन जो चीज उन्हें सबसे अलग बनाती है वो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल। अच्छा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये थोड़ा समझाइए, ये क्या है? मतलब चेतना का प्रवाह। इसका मतलब है कि वो किरदार के मन में चल रही बातों को, उसकी यादों को, उसके अधूरे ख्यालों को बिना किसी क्रम के सीधे पन्ने पर उतार देती थी। जैसे हमारा दिमाग सोचता है, एक पल हम यहाँ होते हैं, अगले ही पल बचपन की कोई याद आ जाती है, फिर भविष्य की कोई चिंता। बिल्कुल। उनकी लेखनी बिल्कुल वैसी ही है। इससे होता यह है कि पाठक सिर्फ कहानी नहीं पढ़ता, बल्कि किरदार के जहन के अंदर झांकने लगता है। आप उसकी उलझन, उसके डर, उसकी खुशी को सीधे महसूस करने लगते हैं। तो ये सिर्फ बताने की कला नहीं है, ये महसूस कराने की कला है। शायद इसीलिए उनकी कहानियां इतनी असरदार होती हैं। और इसी के साथ वो प्रतीकों का बहुत सुंदर इस्तेमाल करती हैं। जैसे वो शायद एक टूटे हुए घर का जिक्र सिर्फ एक इमारत के तौर पर नहीं करेंगी, वो उसे एक टूटे हुए रिश्ते, एक टूटे हुए सपने या एक टूटे हुए देश के प्रतीक के तौर पर दिखाएंगी। जब उनके किरदार नदी को देखते हैं तो वो सिर्फ पानी नहीं देख रहे होते, बल्कि बहते हुए समय को, बंटवारे को और दो देशों के बीच खिंच गई लकीर को महसूस कर रहे होते हैं। ये प्रतीकात्मकता कहानी को कई सतहों पर अर्थ देती है। अगर बड़ी तस्वीर में देखें तो ये शैली बहुत जरूरी हो जाती है। विभाजन जैसी त्रासदी के भावनात्मक और मानसिक असर को आप सीधे सपाट शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। जो दर्द, जो पहचान का संकट लोगों ने महसूस किया, उसे सिर्फ तथ्यों से नहीं समझाया जा सकता। सही कहा। उस दर्द को बयान करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। इसीलिए ये काव्यात्मक भाषा और प्रतीक पाठक को उस अनुभव का हिस्सा बना देते हैं। अब सिर्फ एक दर्शक नहीं रहते, अब उन किरदारों के साथ उनकी यात्रा पर निकल पड़ते हैं, उनकी कश्मकश को अपनी कश्मकश महसूस करने लगते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, बिल्कुल, तो ये साफ है कि अग्नि परीक्षा सिर्फ 1947 में सेट एक कहानी नहीं है। ये इतिहास, समाज और इंसान के मन का एक मिला-जुला अध्ययन है। बिल्कुल, ये इतिहास की किताब नहीं है, ये इतिहास के उस दौर में जी रहे इंसानों के दिलों का दस्तावेज है। ये नारी चेतना, सामाजिक बदलाव और ऐतिहासिक सच्चाई को एक साथ पिरोने वाली एक रचना है। ये हमें दिखाती है कि बड़ी बड़ी राजनीतिक घटनाओं का असर आम इंसान की रसोई तक, उसके बेडरूम तक
और उसके सपनों तक कैसे पहुंचता है। और शायद इसीलिए ये किताब आज भी उतनी जरूरी है ना? ये हमें सिर्फ अतीत की कहानी नहीं बताती, बल्कि आज भी हमें उन सवालों का सामना करने के लिए मजबूर करती है जो उस समय उठाए गए थे। पहचान का सवाल, आजादी का सवाल, हाँ, परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन का सवाल। हाँ, ये एक ऐसी किताब है जो पढ़ने के बाद भी आपके साथ रहती है। ये आपको बेचैन करती है, और अच्छी किताबें अक्सर यही करती हैं। वे आपको आराम नहीं करने देती, बल्कि सोचने और सवाल करने के लिए उकसाती हैं। ये हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो इस उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक, राजनीतिक और लैंगिक ताने बाने को गहराई से समझना चाहता है। ये उपन्यास 1947 के दौर में एक महिला के जीवन को अग्नि परीक्षा के रूप में दिखाता है। इससे एक विचार मन में आता है, क्या जब भी समाज में बड़े राजनीतिक या सामाजिक बदलाव आते हैं तो व्यक्तिगत पहचान की लड़ाई हमेशा एक अग्नि परीक्षा जैसी ही महसूस होती है, खासकर उन लोगों के लिए जो पारंपरिक भूमिकाओं को चुनौती दे रहे होते हैं।